अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 5-1 के तनासुब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। इस केस को फिक्स होने से पहले ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जिसका अक्स आज की समाअत के दौरान भी दिखाई दिया। वहीं आज की समाअत से कबल ही जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में इस बेंच की तश्कील पर सवालात उठाए गए कि बेंच को मुतनाज़ा कोशिश है, जिसका जवाब गुज़श्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से खत की सूरत में दिया गया और खत पर सख्त तनकीद की और शिकायत का जवाब दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट में गिरोहबंदी का तासुर पैदा हुआ। पहले खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा था कि सिविलियन की फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। उन्होंने मजीद लिखा कि कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल ना होने के हवाले से मुकम्मल अंधेरे में हूँ। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया, जिसके जवाब में गुज़श्ता रोज काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिखा, जिसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने खदशात का इजहार करने के लिए उनसे कभी कोई राब्ता नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तफसील से बताया कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन से उनका खत मौसूल होने के बाद राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद अज़ा मालूम हुआ कि वो जुमे की सपहर काम के औकात खत्म होने से पहले ही लाहौर रवाना हो चुके थे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अफसोस का इजहार करते हुए लिखा कि हमें 4.5 दिन नहीं बल्कि 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से जाहिर की गई मखसूस शिकायत का जवाब देते हुए जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने कमेटी का इजलास उस वक्त मुकर्रर किया था जब दिन के दौरान मंजूर होने वाले तमाम अहकामात लिखे, चेक किए और दस्तखत किए जा चुके हों, और ये जुमे की दोपहर तक हुआ और ये होना था। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन की दरख्वास्त पर कमेटी के इजलास को जुमेरात को मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस ने सफसार किया कि अगर वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद या जस्टिस एजाजुल एहसन से मशवरा ही ना करना चाहते तो क्या इस मुशावरती अमल की हिमायत करते और इसको नाफिज करते, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन जिस बेंच का हिस्सा थे वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को मुअत्तल कर चुका है। इन खतूत के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिविल अफराद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला और उस पर बनने वाले बेंच पर दौरान समाअत एतराज़ात को उठाकर उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाएगी। ये खदशा मौजूद था और आज दौरान समाअत ऐसा ही हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने बेंच की सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ रखा था, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच से अलग होने से इनकार किया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक ने फरीकैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है क्या। इस पर एतजाज़ ऐसे ने कहा कि नोटिस से पहले जज इस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फरीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। जस्टिस तारिक मसूद ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज़ किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो, मैं बेंच से अलहदा नहीं होता, क्या कर लेंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं है, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे, जिसके बाद अदालत ने अपीलों पर समाअत का आगाज़ किया। शोहदा फाउंडेशन के वकील शुमाइल भट्ट ने अपील पर दलाइल किया। इस दौरान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन भी रोस्टम पर आ गए। एतजाज़ एहसन ने कहा कि एतराज़ पर फैसला पहले होना चाहिए था कि आप बेंच में बैठना है आपको या नहीं। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं कर रहा समाअत से इनकार, आगे चलें। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने आज इसी नुक्ते पर मीडिया से भी बात की और ये एतराज़ात एक बार फिर से दोहराए। एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जो आज कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पर जस्टिस सरदार के बेंच में बैठने पर एतराज़ात उठाए गए। बाद में जब फैसला हुआ तो फैसले में जजेस के फैसले की कॉम्पोजिशन पर क्या एतराज़ात उठाए गए, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुसरत हिलाली पेशावर से आई हुई हैं, उन्होंने इख्तलाफ किया 5-1 की रेशो से इसको जो है स्टे दिया गया। 4-3, 3-2, 5-9 वो तो उन्होंने इस पे किया रखा। ये जो स्टे दिया गया है
ये मौसर नहीं है। 5 जजेस वो भी उसी अदालत के हैं जो फैसला दे चुके हैं, और छठी मुसर्रत हिलाली ने भी उन्हीं के साथ हमनवाई की है। लेकिन चूंकि इस वक्त बुलडोज किया जा रहा है हर चीज और अदालत के फैसले नहीं माने जा रहे हैं। समाअत में आगे जाकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार दे दिया गया। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिकें किस आइन की शिक के तहत गैर आईनी है, फैसला इस बारे में खामोश है। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी फुल कोर्ट ने भी 21वीं तरमीम केस में FB अली केस को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट एक 9 रुकनी बेंच फैसले जिसमें यह कह चुकी है कि जुर्म का ताल्लुक फौज से हो तो फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि शफाफ ट्रायल के बारे में आपकी क्या राय है, मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल को यकीनी फेयर ट्रायल कैसे बनाएंगे। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस में कुलभूषण यादव जैसे लोग, आर्मी एक्ट में सिविलियन पर दायरा इख्तियार पहले ही महदूद था, सिविलियन से मुतालिक दफात को कलअदम नहीं किया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अभी हमारे सामने तफसीली फैसला नहीं आया, क्या तफसीली फैसला देखे बगैर हम फैसला दे दें। जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा हारिस साहब क्या तफसीली फैसले का इंतजार ना कर लें। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि फिर मेरी दरखास्त होगी कि मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं उनका ट्रायल चलने दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले की वजूहात आने दें, देखना होगा कि किन नुकात पर फैसले में क्या राय दी गई है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। 104 अफराद 7 माह से फौज की तहवील में हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालिफत करते हुए कहा कि जिन जजेस ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि फिर ये एपलेट अदालत बनी क्यों, सिविलियंस वाली दफात तो कलअदम हो गई हैं, वो दम ना करते जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं उनका किस कानून से ट्रायल करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मजीद इस्तफसार किया कि सेक्शन 21D कलअदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा, जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए, उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत मौका दे तो इस मामले पर सैर हासिल दलाइल देंगे। सेक्शन 21D 1967 में आया तो इसके बाद 1973 में आइन आया, बुनियादी हुकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि एक तो बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाने की मशरूत इजाजत देने की इस्तदा कर दी। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि एक कानून कलअदम हो चुका है, इसमें कैसे चीजें निकाल कर आप कह रहे हैं कि हमें इजाजत दें। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इस केस में इतनी जल्दी क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जल्दी यह है कि गैर मुल्की दहशतगर्दों के ट्रायल भी नहीं हो पा रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि गिरफ्तार लोग दहशतगर्द हैं तो बरी क्यों कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लोग तो अपने शहरी हैं, बस भटक गए हैं। जिसके बाद अदालत फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर चुकी थी। बाद सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5 के मुकाबले 1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 103 अफराद का ट्रायल जारी रहेगा। फौजी अदालतें तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं करेंगी और अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, लेकिन हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। अदालत ने केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आज की समाअत और फैसले के बाद कुछ कानूनी सवालात हल तलब है। सवाल यह है कि क्या पहले बेंच के फैसले के बाद अपील फाइल हुई, क्या इस फैसले के खिलाफ भी अपील हो सकेगी, या सवाल यह है कि पिछले फैसले और इस फैसले के दौरान जजेस की राय का तनासुब 5-5 से बराबर है, क्या यह फैसला भी मुतनाज़िर तसव्वुर होगा। और यह सवाल तो यह भी है कि काजी फायज़ ईसा के दौर में भी जजेस तकसीम और खदशात और क्यों पैदा हो रहा है। इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब और वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था वो कलअदम तो नहीं हुआ, मुअत्तल हो गया है। तो 5 रुकनी बेंच के फैसले के सस्पेंशन ऑर्डर को जो 5-1 से आया है, क्या आप समझते हैं कि मुनासिब फैसला है? बहरहाल बेंच तो 6 रुकनी था ना जी, एक ने उसमें से डिसेंटिंग नोट है उनका और 5 ने जो है वो उसके अपील मुअत्तल करने के हक में फैसला दिया है। तो इसलिए ये एक इंटरम ऑर्डर है, इसलिए ये ऑर्डर तो मुतनाज़ा आप कह लीजिए, लेकिन बहरहाल ये ऑर्डर तो कोर्ट का जो है वो कानून के मुताबिक ही है, हो सकता है। अहमद अवैस साहब, इसके बाद क्योंकि ये राइट टू अपील के तहत अपील फाइल की गई थी, अब क्योंकि 6 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो 5-1 के तनासुब से आ गया है, तो क्या इसके बाद भी कोई अपील का फॉरम मौजूद है? यानी
इस फैसले को, जो एक इंटरिम ऑर्डर है जिसमें सस्पेंड किया गया है उस 5 रुकनी बेंच के फैसले को, तो क्या इसको भी चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये तो एपलेट बेंच सुन रहे हैं ना। ये जो इस वक्त बेंच बना हुआ है ये तो ऑलरेडी एपलेट है, बेंच है, अपील सुन रहा है जी। तो इस पर तो कोई अपील नहीं हो सकती, अब तो ये मामला ऐसे ही चलेगा। तो ये जो एक फिर तासुर बढ़ रहा है तकसीम के हवाले से कि पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला आया, अब जो जिन जजेस ने उस फैसले की मुखालिफत में अपना वोट दिया है वो भी 5 हैं, तो नंबर ऑफ जजेस की जो बात करके तकसीम का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या फिर ये जस्टिफाइड अमल होगा? देखिए, इसमें कंट्रोवर्सी तो ज़रूर रहेगी, लेकिन बहरहाल ये बेंच के लिहाज से देखा जाए तो फैसला जो है वो तो लीगली, क्योंकि बेंच जिस तरह कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो एपेलेट बेंच था, और एपेलेट बेंच जो है वो उसने एक 5-1 की तनासब के साथ ये एक फ़ैसला उन्होंने किया। ये एक इंटरम फैसला है। अब इसके बाद केस की समाअत की आगे सूरत है। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तो अब ये है कि इनको वकला को ये ज़ोर देना चाहिए कि ये आपने ये इंटरम फैसला किया है, इसकी बाकायदा हेयरिंग जो है उसकी फ़ौरन सुनी जाए। इसमें डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अहम और क्रिटिकल ये मसला है, और एक तरफ क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम होने का इस पर ये तकाजा है, तो इसलिए चाहिए यही है कि इसको बाकायदा तौर के ऊपर डे टू डे हेयरिंग की बुनियाद के ऊपर इसका बाकायदा फैसला एज एपेलेट बेंच वो फ़ौरन कर दिया जाए। इसको ये ऑर्डर करके इसको पेंडिंग ना रख दिया जाए कि ये एक बैक बर्नर में चला जाए और इसके ये इंटरिम ऑर्डर ही चलता रहेगा। नहीं, लेकिन मिलिट्री ट्रायल का जो भी फैसला होगा उसको अदालत उज़्मा के हतमी फैसले से मशरूत किया गया है नायब अवैस साहब। तो आप क्या देखते हैं जो गिरफ्तार है वो 103 है या 104 है, क्या उनके लिए ये कोई इंटरिम रिलीफ है या उनकी तकलीफ मजीद बढ़ जाएगी? उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। मिलिट्री की कस्टडी के अंदर है, उनके हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने कहा ना कि जो 6-7 महीने गुजार चुके हैं उनके पास तो एक प्रोविजन मौजूद है कि सीआरपीसी के सेक्शन 382 के तहत वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो फिर उनका क्या कसूर है? अगर इसी तरह से ये मामला चलता रहे तो उस हवाले से ये कोई आसानी नहीं हो गई, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो गई उन लोगों के लिए जो मिलिट्री ट्रायल भुगत रहे हैं? नहीं साहब, वो ट्रायल जब मिलिट्री का ट्रायल होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं कि मिलिट्री ट्रायल होगा क्या। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो बहरहाल जजेस को मद्देनज़र रखना चाहिए, और ये अगर इंटरिम रिलीफ की शक्ल में उन्होंने ये उसको सस्पेंड कर दिया है तो उसके लिए बेहतर यही है कि सस्पेंड कर दिया है तो फ़ौरन ये इनको चाहिए कि ये इसको ये आगे जो इस फैसले को आज जो ग्राउंड्स प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में वो ये थे कि जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए, खासतौर पे डीए खान, जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फिर उनके जो मुल्जिमान हैं उनका ट्रायल कहाँ होगा? मतलब वो उन सिविलियंस का ट्रायल फिर कहाँ होगा अगर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर बिल्कुल ही कलअदम करार दे दिया जाता है, यानी उसको जायज़ करार दे दिया जाता है? देखो ना, वो तो उनकी पोजीशन जो है वो दे नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जो टेररिस्ट एक्टिविटी जो हुई हैं, जो आए हैं, जो बाहर से कुछ लोग आए हैं, पकड़े गए हैं, वो कैटेगरी क्या है वो। But still if they are civilians, what to do with them, sir? Still if they are civilians, तो फिर उनका ट्रायल कहाँ होगा? देखिए ना, उनका यही मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, वो सूरत हाल इनसे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। जो इस वक्त जिन लोगों को जो इस वक्त जेल में उनको पकड़ के डाला हुआ है और उनको मिलिट्री ट्रायल के लिए उनको रखा हुआ है कि जी इन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक किया या फलां किया विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पाकिस्तानी शहरी हैं, सिविलियन हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है सरेदस्त, और वो इल्ज़ाम में उनको उस मिलिट्री ट्रायल के लिए ले जाना जो है कि वो आर्मी एक्ट के तहत उनको ट्रायल होगा। नहीं, ये बात तो खुद आज अटॉर्नी जनरल ने भी की ना अहमद अवैस साहब, उन्होंने कहा ये हमारे अपने लोग हैं, बस भटक गए हैं, और शायद यही वजह है कि इनके ऊपर वो चार्जेस नहीं होंगे जो इन दहशतगर्दों के ऊपर होते हैं। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल की होगी और 6-7 महीने तो ऑलरेडी सजा भुगत चुके हैं। नहीं, वो तो उनको मिलेगा ही ना। वो बेनिफिट जो है
जितनी सज़ा उन्होंने अंडर ट्रायल पोजीशन में गुजार दी है जेल के अंदर, वो तो उनको डिटेक्ट होगी। जब भी उनको सज़ा होगी वो तो इसमें से डिटेक्ट हो जाएगा। वो पीरियड जो है वो तो एक सीआरपीसी का एक प्रोसीजर है जिसमें जी मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना सर कि ये तो ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा। अब आप ये कहें कि इनकी नई क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर इनको ले आए तो वहां पर तो नए सिरे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, एक नए सिरे से वो शुरू हो जाएगा और फिर पता नहीं वो केसेस कितनी देर तक चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट में तो फिर स्पीडी ट्रायल होता है। नहीं साहब, ये बात नहीं है कि वो जो पीरियड जो उनका जेल के अंदर गुजरा है वो चाहे मिलिट्री कोर्ट वो सिविलियन कोर्ट के अंदर भी आएगा, वो पीरियड जो डिटेक्ट फिर भी होगा उसी तरह से। वो ये नहीं है कि वो नए सिरे से सिलसिला शुरू हो जाएगा और उनका वो पीरियड जो है वो सारा का सारा वैसे ही लैप्स कर जाएगा और वो कहीं गिना ही नहीं जाएगा। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जितना लेकिन सर जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वहां पर केसेस लगते हुए, फिर उसमें पेशियां होते हुए, फिर दलाइल होते हुए, उसमें इट टेक्स टाइम। तो आपको नहीं लगता मिलिट्री कोर्ट्स में आसानी से स्पीडी ट्रायल होगा, जरा तेज रफ्तारी से मामला बढ़ेंगे और ये लोग बाहर आ जाएंगे? इनके लिए ये सबील तो है इसमें। सवाल यह है कि आर्टिकल 10A को तो आपने मद्देनजर रखना है कि नहीं रखना कॉन्स्टिट्यूशन का। आप इसके लिए स्पेशल कोर्ट जब बनेंगे, ये एंटी टेररिज्म के एक्ट के तहत बनते हैं, किसी में बनते हैं, स्पेशल कोर्ट जो है उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं वहाँ पे आप और कोई केस नहीं लगा रहे हैं और इन केस को फ़ौरन चलाते हैं, तो ये डे टू डे हेयरिंग हो जाएगी बिल्कुल, उससे भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। क्योंकि जो यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा होगा वो तो पूरी कानून के उन तमाम रिक्विजिट जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट हैं उनसे वो वाकिफ़ है, उसको पता है कि कैसे होना है। बट स्टिल वहां पर मुल्जिमान के पास एक रिक्वायरमेंट या प्रोविजन मौजूद है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर सकते हैं। खैर, लास्टली सर ये कहिएगा कि ये प्रोसीडिंग्स होने से पहले, यानी ये अपीलों पर समाअत होने से पहले ही मामला खासा कंट्रोवर्शियल हो गया जस्टिस एजाजुल एहसन के खत के साथ कि उन्होंने बेंच की कॉम्पोजिशन के ऊपर एतराज़ात उठा दिए कि कमेटी में जो डिस्कशन हुई थी वो जो है नोटिफाई नहीं हुई वेबसाइट के ऊपर और बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया अक्सर उससे जो कंसेंसस डेवलप हुआ था। तो कैसे देख रहे हैं कि क्या फिर से वो दरार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ब्रदर जजेस के माबैन तकसीम का पहलू फिर से आया हो रहा है? मेरा ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये जो इस वक्त उनका ख़त आया, फिर उन्होंने जवाब लिखा। ये इससे आप देखिए तो ये इतनी मुतरश्शे है ये चीज़ कि ये तो इनके आपस के अंदर डिवीजन और आपस में इख्तलाफ जो है वो पब्लिक के सामने जिस तरीके से आया है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये इसने बेंच को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया है कि इसके बाद ये बेंच जो है ये इस काबिल, इसकी वो क्रेडिबिलिटी जो है फाइनल फैसला करने की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा ये असर होगा इसका। बट स्टिल फाइनलिटी ऑफ द मैटर लाइज विद दिस बेंच। आप ये कह रहे हैं कि इसके अलावा अब इसी बेंच ने डिसीजन करना है ना, ये एपलेट कोर्ट है, इसके बाद तो कोई फॉरम नहीं है। लेकिन उसकी कंट्रोवर्सी तो है ना, जिस तरह उन्होंने बताया कि ये बेंच कैसे बना था, उनको कंसल्ट नहीं किया गया। वो उस कमेटी के सीनियर मेंबर की हैसियत से उन्होंने ख़त लिखा। जो कमेटी बनाई गई थी, जो उन्होंने डिसाइड करना था और बेंच को बनाने के लिए अंदर उनकी राय। वैसे वैसा फ्रैंकली स्पीकिंग जो बेंचेस को कंट्रोवर्शियल करने वाला मामला है ये तो बहुत देर पहले से शुरू हो गया, खास तौर पे जस्टिस उमर बंदयाल के दौर से। उस वक्त जो पीडीएम हुकूमत है उसके वकला जाके इसी तरह के इल्जामात लगाते थे। आज फिर वही सिलसिला शुरू हो गया कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने ऐसे ही जज के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप रिक्यूज कर दें। पहले बंदयाल साहब पे या मुनीब अख्तर साहब पे, एजाजुल एहसन साहब पे ये इल्जामात लगते रहते थे। तो ये तो बहुत आसान है कि आप जाए और किसी पे भी इल्जाम लगा के बेंच को कंट्रोवर्शियल कर दें। नहीं देखिए ना, अभी तो जो इल्ज़ाम लगाए उसमें उसका इट इज़ वेल रीजन्ड। ऐसे ही इल्ज़ाम जो है फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का जो इतराज़ है, बड़े खुद भी वो इसी अदालत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और बड़े इंटेग्रिटी के आदमी रहे हैं, हमेशा गिने जाते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ये एक इतराज़ उठाया है उनके ऊपर, बेंच के सीनियर मेंबर के ऊपर, तो वो इतराज़ तो अपनी जगह था। तो चाहिए तो ये था कि जब अगर आप पहले एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये इतराज़ात जो आगे लगते रहे हैं उनका कितना बुरा इम्पैक्ट पब्लिक की वजह से सामने आता रहा है,
तो अभी अभी बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के ऊपर ही आपको एतराज इसका उन्होंने भी तो जवाद ख्वाजा की जजमेंट पढ़कर सुना दी ना, कि जवाद ख्वाजा साहब ने कहा है कि ये तो जज के ऊपर मुनहसर है ना कि वो रिक्यूज करता या नहीं करता। तो मैं रिक्यूज नहीं करता। नहीं साहब, वो डिपेंड करता है ना, वो तो देखिए वो तो एक जनरलाइज फॉर्म में है ना कि वो किस किस्म का कोई एतराज़ है। तो जहाँ पे जज वॉलंटियर करता है और वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, लेकिन कहाँ पे वो उसका वहाँ पे बैठना लाजमी है या वहाँ पे उसका ना होना ज़रूरी होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये केस टू केस सिचुएशन जो है वो डिफर करती है। बट ये जज का अपना इस्तेकाक है ना वो रिपोर्ट नहीं, इस्तेकाक तो देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्तेकाक तो है वो सर्कमस्टांसिस के ऊपर और उस केस की नौयत के ऊपर, और जज की जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया है उस ऑब्जेक्शन के पेश नज़र देखना तो ये होगा ना कि वो जो उन्होंने जिस जजमेंट को कोट किया है वहाँ पे ऑब्जेक्शन की नौयत क्या थी और यहाँ पे ऑब्जेक्शन की नौयत क्या है। अच्छा अहमद वैसा बुनियादी तौर पे ये फर्क। ठीक, लास्ट ही सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ती भी देख रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है? मेरा तो ख्याल है कि देखिए, मैं तो आई बिलीव के पीटीआई के साथ जो क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस चल रहा है, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जहाँ पे क्राइसिस बढ़ जाती हैं और क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस होती हैं, इट ओपन्स विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसका सिर्फ परसिवेरेंस की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है, लेकिन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिए ओपन होती है। अहमद अवैस साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस मौजूद है, कहते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ साइफर केस में साबिका चेयरमैन बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो अपॉर्चुनिटी कहां है, ये देखने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ में अडियाला जेल में जारी साइफर केस में आज एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जहां साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई है, क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और अब ट्रायल कितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेगा, सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साकिब बशीर साहब ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई दोनों को चार्जशीट पढ़कर सुना दी गई है, क्या चार्जेस फ्रेम किए गए? मामला ये है कि इसमें जो रिटेंशन का है एक चार्ज, दूसरा चार्ज ये है कि आप आगे बता किसी को नहीं सकते थे, आपने बता दिया, मतन आपने शेयर कर दिया, पब्लिक कर दिया। ये वो चार्जेस हैं जो उन पर लगाए गए हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है जो अटैक कर रही है। इस सेक्शन 5 में अगर जितनी दफात है A, B, C, D, तमाम दफात अगर उन पे अदालत ये समझे कि वो सारी जो है वो साबित हो गई, अगर ट्रायल खत्म हो जब हुआ, तो इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 14 साल कैद, मतलब उम्र कैद और या फिर सजाए मौत है। मैक्सिमम पनिशमेंट सजाए मौत है, अब मिनिमम कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो साइफर केस है सेक्शन 5 इस पे लगाया गया है और सेक्शन 9 है शाह महमूद कुरैशी की हद तक। जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी हद तक ये भी है कि उन्होंने 27 मार्च को जो साइफर है उसको पब्लिक में लहराया, पब्लिक के साथ शेयर किया। फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन पर सेक्शन 9 का इतलाक है जिसमें यह कहा गया है कि आपने जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी मुआवनत की है और आपने फैसिलिटेट किया है उनको, और उन पर भी सेक्शन 9 है, उसमें लेसर जो है वो पनिशमेंट है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई इन दोनों को चार्ज आज पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद ये फर्द जुर्म आयद हुई। लेकिन फर्द जुर्म आयद होने में भी एक जो है वो तजाद आ गया है, और जो वकला है सलमान सफदर, बैरिस्टर तैमूर मलिक जो शाह महमूद कुरैशी के और साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ना चार्ज पढ़ा गया इस जो चार्ज फ्रेम करने के लिए, ना दस्तखत हुए, ना अंगूठे जो है वो लगाए गए। दूसरी तरफ जो है वो शाह खावर और जुल्फकार अब्बास नकवी जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि चार्ज पढ़ा गया, उन्होंने दस्तखत और जो अंगूठे की जो है वो जरूरत नहीं होती, चार्ज पढ़ा गया और
शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा कि वो जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके बाद ये मामला जो है वो फर्जी जुर्म आयद जो है वो हो चुकी है। अदालती ज़राए भी ये कहते हैं कि फर्जी जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन जो वकला है मुल्ज़िमान के वो जो है मानने के लिए तैयार ज़ाहिर है फर्जी जुर्म आयद हुई, मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार किया, तो तभी तो ट्रायल की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कल से होने जा रहा है। और अब ये ट्रायल भी बताया जा रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर चलेगा। कितना स्पीडी ट्रायल होता हुआ देख रहे हैं आप? जी, स्पीडी ट्रायल ये रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल आगे बढ़ रहा है, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत की दरखास्त थी उसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया था कि 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड किया जाए, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो साइफर अदालत के जज हैं वो इस पर कन्विंस है, और इसीलिए वो अब रोजाना की बुनियाद पर यह केस जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। समातें रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं। कल भी समात है, आप देखेंगे कि उसके अगले रोज भी समात होती है या नेक्स्ट जो है वो वीक में समात होती है। लेकिन इसमें एक और चीज जो है वो नई डेवलपमेंट सामने आई है, वो मैं आप जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि साइफर केस से मुतल्लिका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तो इससे कबल जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनके पास ज्यादातर केसेस जो है वो फिक्स होते रहे हैं, लगते रहे हैं, वो समाते करते रहे हैं। लेकिन काफी अरसे बाद सिंगल बेंच का जो केस है वो एक नए बेंच में लगा है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। वो साइफर केस से मुतल्लिक 4 दिसंबर की जो प्रोसीडिंग्स थी वो चैलेंज की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कल सुबह 9 बजे उन पर जो है वो समाअत होनी है। 2 दरखास्तें हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई की, और ये कहा गया है कि जेल समाअत के लिए जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया गया, इसलिए ट्रायल को रोका जाए और ट्रायल आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो इस पर कल समाअत भी होनी है। तो एक तरफ जहां पे साइफर केस की जेल समाअत जारी होगी और वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक जो है वो इंपॉर्टेंट समाअत होगी। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इन दिनों गैर कानूनी वोटर्स की खासी बहस हो रही है, तस्करा सुनाई दे रहा है। ये गैर कानूनी वोटर्स कौन है, बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। डेरा इस्माइल खान में दराबन चौकी पर हमले के नतीजे में पूरी इमारत के तबाह होने से 25 बहादुर जवानों की शहादत पर पूरी कौम गम में मुब्तला है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलेक्शन से कबल मुल्क में दहशतगर्दी की लहर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। यूँ दहशतगर्दों के पै दर पे हमलों के नतीजों में 2 सूबों KPK और बलूचिस्तान की सियासी पार्टीज़ को इंतखाबी मुश्किलात चलाने में और इंतखाबी मुहिमात रन करने में इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं, और इन्हीं मुश्किलात को लेकर ये जमातें बार बार एतराज़ भी कर रही हैं। इन सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हुकूमत की जानिब से अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है, और इसी बिना पर ही गुज़श्ता रोज़ अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला देने के साथ साथ सख्त एहतजाज भी किया गया है। वहीं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इस हालिया दहशतगर्दी का इल्ज़ाम अफगान दहशतगर्दों के बाद तहरीक इंसाफ को भी दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बानी PTI ने KP में जो अपना वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनसे मुज़ाकरात किए और उन्हें दोबारा से पाकिस्तान में दाखिल कराया गया। साबिक सदर के इल्ज़ामात पर गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन हालात आपके सामने है कि हम इलेक्शन मुहिम के लिए भी नहीं निकल सकते। आसिफ जरदारी ने जो बात की है उसमें वजन है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इन वाक़यात पर अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि हमने दावत दिया कि आप आए, उसी कबायली इलाके में रहे जिनके अवाम ने इनके मुकाबले में शहादतें दे 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 के सब कुछ तबाह करके इनको भगाए थे। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए, APS के शोधा को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे। इन पॉलिटिकल नैरेटिव्स में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू है इसको सियासत की नज़र नहीं किया जाएगा, और इलेक्शंस की राह के अंदर कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव जो है नेशनल पॉलिसी जैसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान से निकालने का मामला है वो कम से कम कंट्रोवर्शियल नहीं हो पाएगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या है और लोकल मार्केट में इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ। कुछ खदशात के बाद भी तवक्को है कि इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और आलमी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत हद तक पहले ही गिरावट हो चुकी है।
उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तानियों को भी इस कमी का फ़ायदा ज़रूर देगी। एक तरफ तो आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन कदरें स्टेबल ज़रूर है। लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि 15 रोज़ पहले हुकूमत की तरफ से इन तमाम तर कंडीशंस के फुलफिल होने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो अब भी इम्कानात यही है कि शायद हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखेगी, और उसकी बहुत बड़ी वजह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा भी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।